आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। 18 अप्रैल को नागपुर के प्रेस क्लब में महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री और नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसमें उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी का अब कम्युनिटी फैलाव हो चुका है और उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि नागपुर में पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन सिलेंडरों, रेमडेसिविर और बेड्स की कमी हुई है और महाराष्ट्र प्रशासन सेंटर के साथ मिलकर लगातार पूर्ति करने की कोशिश कर रहा है। सामान्यतः शहर में रोज 2 ट्रक आते थे, लेकिन कल एक ही आया, जिससे सिलेंडरों की शहर में काफी कमी हो गई थी। इसकी पूर्ति के लिए लॉयड स्टील कंपनी, जो कि वर्धा में स्थित है, वहां से ये कमी पूरी करने की बात चल रही है। वहां 260 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध है। इसी वजह से 1000 बेड्स की सुविधा कर एक जंबो अस्पताल वहीं प्लांट में बनाने की बात भी कही। सबसे पहले 200 बेड्स का अस्पताल जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा और जरूरतमंदों को वहां ले जाया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में भी कई नए बेड्स लगाए गए हैं। जीएमसी, एम्स और अन्य सरकारी अस्पतालों में भी बेड्स को लेकर चर्चा की जाएगी। नागपुर में आसपास के अन्य कई शहरों से लोग इलाज के लिए आ रहे हैं, जिससे नागपुर वासियों के इलाज में देर हो रही है। हालांकि सरकार उसकी कमी पूरी करने की कोशिशें लगातार कर रही है, ऐसा उन्होंने सूचित किया। लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून काही गोष्टी करण्याचा मी या ठिकाणी आटोकाट प्रयत्न केलेला आहे। खास करून जे प्रयत्न आहेत त्याच्यामध्ये मी आपल्याला सांगेन आता की ऑक्सिजनसाठी, कारण काल आपण पाहिलं असेल की काल नागपुरामध्ये ऑक्सिजनचा शॉर्टेज होता। नेहमी दोन ट्रक गाड्या यायच्या आमच्याकडे, ती एकच गाडी आली आणि त्याच्यामुळं सगळीकडे ऑक्सिजनचा शॉर्टेज झाला, हाहाकार माजला। त्यामुळे त्याच्यावर प्रयत्न काय करायचे, ऑक्सिजनचा आपल्याला लागणारा ऑक्सिजन याच्या पुढे सुद्धा, म्हणून लॉयड स्टील वर्धा प्लांट इथे जे आहे त्या ठिकाणी तज्ञ चमू पाहणी करण्यासाठी पाठवलेली आहे आणि त्या ठिकाणी ऑक्सिजन मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे। जवळपास 260 मॅट्रिक टन त्या ठिकाणी ऑक्सिजन उपलब्ध आहे। त्यामुळे लॉयड स्टील प्लांटच्या परिसरातच 1000 बेडचं त्या ठिकाणी जम्बो हॉस्पिटल आम्ही तयार करणार। पहिल्यांदा 200 बेडचं हॉस्पिटल त्या ठिकाणी सुरू करून त्याला हळूहळू वाढवण्याचं काम करू आणि ज्यांना ऑक्सिजनची अत्यंत गरज आहे असे पेशंट इमिजिएटली ट्रान्सफर करणं त्या ठिकाणी सुरू होईल। ही तातडीची व्यवस्था म्हणून त्या ठिकाणी आम्ही आता मी विभागीय आयुक्तांना पाठवलं, 2 तास झाले ते त्या ठिकाणी गेलेले आहेत आणि ती समूह आल्यानंतर त्यांचा रिपोर्ट माझ्याकडे येईल आणि लॉयड स्टीलच्या वर्धा प्लांटच्या परिसरामध्ये आम्ही तिथं जम्बो हॉस्पिटल उभारण्यासाठी हे पूर्ण कामाला लागू आहे। अनेक गरीब भागामध्ये लोक एका घरामध्ये 5-5, 6-6 लोक राहतात एका खोलीमध्ये आणि त्यांना जागा नसते, तर ती जागा त्यांना मिळेल अशा पद्धतीची व्यवस्था करून त्या ठिकाणी त्या सेंटर्सला सांगण्यात आलं की तुम्ही डॉक्टर्स लोकांची मदत घ्या, तज्ञ लोकांची एकतरी त्या ठिकाणी असला पाहिजे ज्याच्या माध्यमातून तुम्ही त्या पेशंटची ट्रीटमेंट करू शकाल। सरकारी याच्यामध्ये अनेक बेड्स आम्ही वाढवले आणि आता सुद्धा जीएमसी, आयजीएमसी मध्ये आणखी बेड वाढवण्यासंबंधी काय केलं जाऊ शकतं याच्यावरती दोन्ही डीन काम करत आहेत आणि आज ते त्याच्यावरती रिपोर्ट सादर करतील आणि त्या ठिकाणी सुद्धा आम्ही वाढवू। कोणत्याही परिस्थितीमध्ये नागपूरच्या जिल्ह्याच्या, कारण कसं आहे की नागपूर शहर हे मोठं आहे आणि मेडिकल कॉलेजमध्ये किंवा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजमध्ये केवळ नागपूरचेच लोक येतात अशातला भाग नाही किंवा ग्रामीणचे लोक येतात अशातला भाग नाही, तर इतर जिल्ह्यातूनही लोक येतात, बाहेरूनही येतात दुसऱ्या राज्यातनं, तर त्यामुळे त्याचा बेडवर परिणाम निश्चितपणे होतो। तर आम्ही त्याचं मॉनिटरिंग करायला लावलेलं आहे। त्याचं मॉनिटरिंग करून कसं आम्हाला ते करता येईल ते प्रयत्न चालला आहे। अशा पद्धतीने बेडचं नियोजन सुरू आहे। चंद्रपुर में नया शुरू हुआ पोर्टल पार्थशर समाचार शुरू हुआ है। मैं इमरान दोसानी राजेश नायडू जी को शुभेच्छा देता हूं ये यूट्यूब चैनल और समाचार शुरू करने के लिए और आगे इनकी सफलता के लिए, कामयाबी के लिए शुभेच्छा देता हूं।
वर्ल्ड हेरिटेज दिवस के दूसरे दिन के उपलक्ष्य में चंद्रपुर की मां महाकाली का ऐतिहासिक और जागृत प्राचीन मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं। प्रारंभिक काल में राजा खांडक्या बल्लाड शाह ने रानी जिरातानी के कहने पर मां महाकाली का छोटा सा मंदिर निर्माण किया था। इस मंदिर को तोड़कर रानी हिराई देवी ने इसे विशाल मंदिर का प्रारूप दिया। इस मंदिर की ऊंचाई 60 फुट, लंबाई 50 फुट और चौड़ाई 50 फुट। मंदिर के अंदरूनी और बाहर की दीवारों पर उत्कृष्ट कलाकारी करवाई और भीतर के मेहराबों पर रंगीन चित्रकला करवाई। 300 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसकी रंगीन चित्रकारी आज भी तरोताजा है। इस चित्रकारी में महालक्ष्मी, महादेव, समुद्र मंथन, शेषशय्या, भगवान विष्णु का समावेश है। रानी हिराई देवी द्वारा निर्मित महाकाली मंदिर की रंगीन चित्रकला के अलावा गोंडकालीन चित्रकला कहीं नजर नहीं आती। चंद्रपुर में देवी महाकाली का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में शामिल नहीं है, लेकिन विदर्भ का प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। चंद्रपुर किले के बाहर अंचलेश्वर मंदिर के पास झरपट नदी के दक्षिण में चंद्रपुर अहेरी सड़क पर महाकाली मंदिर है। कहा जाता है कि मूल मंदिर गोंड राजा खांडक बल्लार शाह द्वारा बनाया गया था। महाकाली की एक नक्काशीदार मूर्ति नदी के दक्षिणी तट पर एक तहखाने में मिली थी और राजा ने मौके पर एक छोटा मंदिर बनाया था। खांडक बल्लार शाह के बाद आने वाले सभी गोंड राजा महाकाली के भक्त बन गए और महाकाली चंद्रपुर के गोंड वंश की प्रमुख देवता बन गई। आज हम जिस मंदिर को देखते हैं उसका निर्माण रानी हीरा ने अपने पति राजा वीर शाह की जीत के लिए किया था। महाकाली का महत्व 1000 गुना बढ़ गया क्योंकि इससे महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय का बदला लेने और असभ्य प्रवृत्ति को नष्ट करने में मदद मिली। रानी हीराई ने चैत्र पूर्णिमा पर देवी के सामने यात्रा शुरू की। बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान देवी ने नांदेड़ के राजा बाई देवकिरण को एक दर्शन दिया और तब से नांदेड़ से हजारों भक्त देवी के दर्शन के लिए आने लगे। इसलिए चैत्र पूर्णिमा की महाकाली यात्रा को नांदेड़ की यात्रा भी कहा जाता है। यात्रा में विदर्भ, मराठवाड़ा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हजारों भक्त शामिल होते हैं। अच्छा, कैसा लगा टेस्ट? बढ़िया टेस्ट है। और अच्छा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों को देखते हुए भाजपा ने बंगाल चुनाव में छोटी रैलियां करने का फैसला लिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि अब किसी भी रैली में 500 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी नहीं होगी। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की जनसभाओं को लेकर भी ये नियम लागू रहेगा। पार्टी की ओर से बताया गया है कि ये सभी सभाएं खुले स्थान में ही होंगी और इस दौरान ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरोना के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। रैलियों में लोगों की संख्या को सीमित करने के साथ ही भाजपा ने 6 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर भी बांटने का फैसला लिया है। इसके अलावा पार्टी ने देश के सभी राज्यों में अपनी ओर से कोविड-19 हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन शुरू करने का भी फैसला लिया है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सभी रैलियों को स्थगित करने का ऐलान किया था और तृणमूल की ममता ने घनी आबादी वाले इलाकों में रैलियां नहीं करने का ऐलान किया था। सवाल ये उठता है कि कोरोना की दूसरी लहर भयावह रूप ले चुकी है। देश के दूसरे हिस्सों में दोबारा लॉकडाउन लगाने की नौबत आ रही है। इंजेक्शन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अस्पताल में बेड्स की कमी हो गई है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग को बंगाल के लोगों की चिंता नहीं है क्या? भाजपा द्वारा एक तो इतनी देरी से रैलियों पर निर्णय, उसमें भी 500 लोगों की रैली। जहां देश में हर और 5 लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है, वहां 500 लोगों की रैली की स्वयं घोषणा। कांग्रेस और तृणमूल ने रैलियां बंद कर दी। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय नेता रैलियों का और मीडिया का मुंह छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? वो भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर कोरोना प्रोटोकॉल का ऐसा मजाक बनाया जा रहा है। किस मुंह से प्रधानमंत्री देश के बाकी नागरिकों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहेंगे? और सबसे शर्मनाक हमारा चुनाव आयोग। एक समय जहां टीएन शेषन ने अपने कार्यकाल के दौरान चुनाव आयोग की ताकत दिखाकर देश में लोकतंत्र जीवित रखा था, वहीं आज का चुनाव आयोग सत्ताधारियों की शाखा जैसा काम करता प्रतीत होता है। क्यों नहीं दिख रही बंगाल चुनाव की भीड़? चुनाव के बाद अगर संक्रमण बढ़ा और लोगों की मौत हुई तो क्या चुनाव आयोग, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या? ऐसी चर्चा देश के हर नुक्कड़ चौराहों पर शुरू
नागपुर तांडापेट, जो कि पांचपावली स्टेशन के अंतर्गत आता है, उसके पास पिंकी वर्मा नामक एक महिला की हत्या कर दी गई। उसकी उम्र 23 वर्ष थी। अभी तक हत्या का कारण पुलिस को पता नहीं चला है और आगे की तफ्तीश जारी है। महिला की हत्या उसके छाती पर चाकू से वार करके की गई थी। पुलिस की माने तो आरोपी का भी फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है, हालांकि जांच जारी है। पाचपल्ली पोलीस स्टेशन अंतर्गत तांडापेठमध्ये एका महिलाची हत्या झालेली आहे, ज्यांचं नाव पिंकी वर्मा आहे आणि त्यांची उम्र 23 वर्ष आहे. सर, हत्या मागच्या काही कारण निष्पन्न झालं आहे? आतापर्यंत हत्याचं कारण निष्पन्न झालेलं नाही आहे आणि मृत्यू आणि आरोपीचं नाव पण निष्पन्न झालेलं नाही आहे. सर, यापूर्वी काही भांडण होता का या काही याबद्दल काही माहिती आहे? आता चौकशी चालू आहे आणि पुढच्या कालामध्ये ते निष्पन्न होणार आहे. स्टॅब झाला आहे का? एकूण किती? हा, ते जे मृत्यू झालेली आहे ते स्टॅबिंग झालेली आहे, छातीवर चाकूनी वार झालेला आहे आणि त्यातून हे मृत्यू झालेली आहे. बच्चों की कीचड़ में लौटने से लेकर भाई साहब के कपड़ों में लगी चटनी के दाग तक, आखिर कितना सहना पड़ता है बेचारे कपड़ों को। पर अब कपड़े साफ करना हो गया है इजी, क्योंकि नागपुर में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है लॉन्ड्री इजी, जो करता है पर केजीज में क्लॉथ वॉश से लेकर ड्राई क्लीन, प्रीमियम लॉन्ड्री, स्टीम आयरन एंड मच मोर, वो भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए। लॉन्ड्री इजी करता है आपके कपड़े फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। कॉन्टैक्ट 7066209007। लॉन्ड्री इजी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर लॉन्ड्री नीड्स। शहर में स्थित कोविड सेंटर में एक वार्ड बॉय को रेमडेसिविर की चोरी करते हुए पकड़ा गया। पुलिस स्टेशन के पास ओजस कोविड सेंटर है, जहां काम करने वाले एक वार्ड बॉय, जिसका नाम महेंद्र रंगारी है, वो पेशेंट को दिए जाने वाले इंजेक्शन और दवाइयां चोरी करता था। पुलिस को जैसा ही इसकी भनक लगी कि हॉस्पिटल में इंजेक्शनों की चोरी हो रही है, वो घटनास्थल पर गए और वहां मौजूद सीसीटीवी फुटेज चेक की और आरोपी को पकड़ लिया। उसे पुलिस स्टेशन में लाकर उसका पीसीआर लिया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि आरोपी 2013 के पहले भी ऐसी चोरियां कर चुका है और उस पर कई मामले दर्ज है। 31 मार्च से शुरू हुए इस कोविड सेंटर में वो काम कर रहा था। पहिल्यापासून सगळं सर, आपल्या इमामबाड़ा पोलीस स्टेशन अंतर्गत एका रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरीच्या सामोरं आलं. कोण आरोपी आहे, कितीचा मुद्देमाल आहे, तुम्ही कुठून चोरी केली? आमच्या पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये एक ओजस कोविड सेंटर आहे. त्या कोविड सेंटरमध्ये काम करणारा वॉर्ड बॉय जो होता, त्याचं नाव होतं महेंद्र रंगारी. तर तो रंगारी तिथलंच त्या पेशंटला दिलेलं इंजेक्शन चोरताना म्हणजे आम्हाला ते फिर्यादी आले पोलीस स्टेशनला आणि त्यांनी सांगितलं की आमच्या पोलीस हॉस्पिटलमधलं असं पेशंटचं एक इंजेक्शन चोरी झालेलं आहे. तर इंजेक्शनचा थोडा मामला संवेदनशील असल्यामुळे आम्ही तात्काळ स्टाफसह घटनास्थळावर गेलो. तिथे गेल्यानंतर जे CCTV फुटेज होते ते चेक केले आणि योगायोगाने ते CCTV फुटेजमध्ये सगळ्या गोष्टी कॅप्चर झालेल्या होत्या. तर मग तो आरोपी त्यांनी सांगितलं की इथलाच आरोपी आहे वॉर्ड बॉय म्हणून. आम्ही तो मग तात्काळ पकडला आणि पकडून आणून त्याला पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केला, त्याचा PCR घेतला. आता पुढची विचारपूस आणि चौकशी चालू आहे. एक इंजेक्शन चोरलं होतं. आरोपीचं नाव महेंद्र रंगारे आहे. हा आहे तो गुन्हेगार पहिला, पण आता सध्या ॲक्टिव्ह गुन्हेगार नव्हता. 2013 त्याच्यावर लास्ट गुन्हा आहे, चोरीचाच गुन्हा आहे. ते पोलीस स्टेशन 2-3 पोलीस स्टेशन आहे. सक्करदऱ्याचं आहे, त्याच्यानंतर आजनीचं आहे. हा, त्याच्या अगोदर 2013 पासून नव्हता ॲक्टिव्ह, तो 2013 पर्यंत ॲक्टिव्ह होता. हा, ते 31 मार्च पासून तिथं कोविड सेंटर सुरू झालं, तर तेव्हापासून तिथं काम करायचं.
शहर में कोरोना संक्रमण कहर बरपा रहा है। ऐसे में लोग घर बैठे आईपीएल क्रिकेट मैच के सट्टे पर दाव लगा रहे हैं। नागपुर में अपराध शाखा पुलिस विभाग की यूनिट 3 ने रविवार को राहुल रेसिडेंसी के एक फ्लैट में चल रहे सट्टा अड्डे पर छापा मारकर 2 क्रिकेट बुकियों को गिरफ्तार किया। एक बुकी फरार होने में सफल हो गया। गिरफ्तार बुकी विशाल अरूपा कालेश्वर और चंदन सदाशिव राठौर से पुलिस 77,000 रुपए का माल जब्त किया है। ये दोनों फरार आरोपी अशफाक अंसारी से आईडी बुक लेकर ग्राहकों से मोबाइल पर आईपीएल 2020 लाइव क्रिकेट मैच पर खाएवाली कर रहे थे। ऐसा कुछ ही नजारा वर्धा और चंद्रपुर में देखने मिल रहा है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ की पुलिस नदारत है। चंद्रपुर के तो चौक चौक पर यह नजारा आम है, फिर चाहे वो टॉकिज चौक हो या रामनगर कबर राम चौक हो या तुकुम के चौक हो, आईपीएल सट्टा जोरों पर है। और जो इसमें नहीं है वो इनको अवैध दारू पहुंचाकर अपना रोजगार चला रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ऐसे इन सट्टा और दारू में वही लोग लेन देन कर रहे हैं जो कुछ पटवारी और तलाशियों के आशीर्वाद से खुलेआम अवैध रेती का काम करते रहते हैं। रेती निकलने सीधे जेसीबी का उपयोग पहुंचाने छोटा हाथी से 407 तक और कुछ जगह हाईवा से तक काम चल रहा है। बाकी आईपीएल सट्टा और दारू तो हाईटेक हो गए हैं और ऑनलाइन या घर पहुंच डिलीवरी के साथ ये शुरू है। इन तीनों अवैध कामों तक सादी से सादी जनता की पहुंच है। बस पुलिस को कहीं कुछ होता नजर नहीं आ रहा। आशा है पार्थसर की इस पहल के बाद तो भी कुछ निष्ठावान पुलिस अफसरों का विवेक जागेगा।